दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ये नेक्स्ट चैप्टर है। इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने केबल के बारे में पढ़ा था, केबल के टाइप और उसके प्रकार और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। आज हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेसिक चैप्टर है और यह बहुत आवश्यक भी है। इलेक्ट्रीशियन का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे रेलवे मेट्रो और लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, DRDO, सेल, भेल, इस तरह के जितने भी टेक्निकल एग्जाम और स्टेट लेवल के एग्जाम, उनके लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। आप इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना राय। यदि अच्छा लगे तो लाइक और नहीं तो डिसलाइक करके उसके बारे में हमें बताएं और इसे अधिक से अधिक यदि हो सके तो शेयर करें। तो हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ को जो सबसे पहले ओम्स लॉ को डिस्कवर किया था, इसके बारे में जो खोज किया वो जॉर्ज सिमोन ओम। जॉर्ज सिमोन ओम एक फिजिशियंस थे जिन्होंने 1826 ईस्वी को ओम्स लॉ के बारे में बताया और इनको डिफाइन करके प्रतिपादित किया। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ रिलेशन बताता है। ओम्स लॉ रिलेशन बताता है किसके बारे में? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन देता है। ओम्स लॉ के सहायता से हम लोग प्राप्त करते हैं रिलेशन। किसके किसके बीच में? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ध्यान रखेंगे, इस तीनों का रिलेशन हमको ओम्स लॉ के माध्यम से मिलता है। चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन देख लें कि ओम्स लॉ का डिफिनेशन क्या है। ओम्स लॉ स्टेट दैट इन एनी इलेक्ट्रिकल क्लोज्ड सर्किट द करंट I is directly proportional to the voltage V and inversely proportional to resistance R। ये क्या है कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन है। ओम्स लॉ स्टेट दैट इन एनी इलेक्ट्रिकल क्लोज सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल क्लोज सर्किट में करंट I is directly proportional to V। I is directly proportional to V and inversely proportional to resistance R। और क्या है यह I की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। यहाँ वोल्टेज V को रिप्रेजेंट कर रहा है, R रेजिस्टेंस को और I करंट को, किसी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ऐसा कब होगा? इसके लिए कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस पूरे सर्किट का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यदि अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने अभी जो ओम्स लॉ देखा उसके आधार पर हम दो इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या? कि I is directly proportional to V और I is inversely proportional to V by R when V is constant। वोल्टेज जब कांस्टेंट है तो, और I is directly proportional to V मतलब जब वोल्टेज जैसे जैसे मेरा इंक्रीज करेगा करंट उसी के अनुसार बढ़ता चला जाएगा। आइए इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन की यदि हम बात करें तो इसमें है कि I is directly proportional to V। एक यहां हमने क्या किया है, आमीटर जो कि सीरीज में कनेक्ट होता है तो इसको हमने सीरीज में जोड़ा, और वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है तो इसको हमने पैरेलल में जोड़ा। यहां अभी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको मैं कांस्टेंट रेजिस्टेंस में 1 मिनट के लिए कन्वर्ट करता हूं। अब देखिए यहां मैंने समझने के लिए आप एग्जांपल के तौर पर लें कि यहां हमने 6 वोल्ट का एक बैटरी जोड़ा, तो हम देखते हैं कि जब हम यहां 6 वोल्ट का बैटरी जोड़ते हैं तो इस सर्किट से होकर के कुछ करंट फ्लो होगा। तो कितना करंट फ्लो होगा एक चार्ट के आधार से हम लोग समझें तो यहां पर यदि हम देखें ये वोल्टेज और ये करंट, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू अभी हमारा क्या है? कांस्टेंट है, इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर रहे। अब जब हम यहाँ 6 वोल्ट का बैटरी यूज कर रहे हैं तो करंट हमको मान लेते हैं कि हमें कितना मिल रहा है? 0.25 मिली एम्पियर। ये मिली एम्पियर हमको मिला।
अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रख रहे हैं, इस रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखे हुए हैं और वोल्टेज में बदलाव कर रहे हैं। तो पहले 6 वोल्ट का था, अब हम इसको बढ़ा करके क्या करते हैं, इसके वैल्यू को चेंज करते हैं। कितना करें, चलिए हम इसका डबल कर देते हैं। तो लेते हैं हम यहाँ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट हमने लिया। तो 12 वोल्ट लेने के बाद क्या परिवर्तन होना चाहिए, देखिए I इज इक्वल टू V। जब यहाँ पर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी मेरा क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि यदि हम यहाँ 12 वोल्ट का बैटरी यूज करें तो मेरा करंट बढ़ करके कितना हो जाएगा, 0.5 मिली एम्पियर। तो हमने देख रहा है, हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज में इंक्रीज कर रहे हैं, करंट के वैल्यू में भी क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीजमेंट हो रहा है। इस तरह से यदि हम ये ग्राफ बनाएं तो हम देखेंगे कि ये हम यदि वोल्टेज दें और यहाँ करंट दें तो जैसे जैसे मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है उसी रेट से यहाँ करंट भी आई को बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये था फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बात कर लें इसी पर कि सेकेंड इक्वेशन क्या करता है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर दें और इसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के रूप में कन्वर्ट कर दें। तो वोल्टेज को हमने यदि कांस्टेंट किया, देखिए दोस्तों होता क्या है कि यदि रेजिस्टेंस आप 0 करेंगे तो करंट का वैल्यू बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट का वैल्यू क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो हम मानते हैं कि एक यहां पर यदि हम बात करें कि रेजिस्टेंस और ये हमारा है करंट, यदि आपका रेजिस्टेंस 0 रहेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, बहुत हाई होगा। और जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे आपका करंट का वैल्यू भी क्या होता चला जाएगा, घटता हुआ जाएगा। इस तरह से हम सेकेंड का इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। इसको आप समझिए, इस सर्किट से समझिए। यहां पर आप यदि रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो यहां आपको घटता हुआ दिखाई देगा। आई का मान आपको कम होगा जब आप यहां आर का वैल्यू बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन बताता है कि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। ये कब, जब आप 12 वोल्ट का या जब यहां वोल्टेज आप कांस्टेंट रखते हैं। तो क्या होगा यदि यहां पर रेजिस्टेंस भी बढ़ा दिए और वोल्टेज भी बढ़ा दिए, तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये दोनों यदि बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि इस पर असर ना पड़े या इसमें कमी हो, ये सर्किट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसकी इस दो को यदि हम कंबाइन करते हैं तो यहां आपको एक इक्वेशन सामने दिखता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाय R। इसको हम इस तरह से फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां हमारे सामने निकल करके आता है, I इक्वल टू V बाय R, I इक्वल टू V बाय R। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसे 3 अन्य और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए मैं आपको एक टेबल बताता हूं, उस टेबल को आप ध्यान में रखिए तो आप तीनों फॉर्मूला को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और याद रखेंगे। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहां आपने देखा कि I इक्वल टू V बाय R। तो इसको याद रखने के लिए, जिनको याद है वो बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें याद नहीं रहता उनके लिए मैं एक टेबल बता रहा हूं। आप एक ट्रायंगल को इस तरह से ध्यान में रखें और फिर इसे 2 भागों में डिवाइड कर दें। यहां आप जो सबसे टॉप वाला कॉलम है उसमें आप देखिए भी जैसा, उल्टा भी के जैसा लग रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां उल्टा भी दिखाई दे इस जगह पर आपको भी लिखना है सीधा। अब आप क्या करें, अब कुछ इधर सुविधा हो यहां पर आप I लिख दीजिए, यहां R लिखिए। तो यदि आपको भी का फॉर्मूला निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, 1 नंबर में आपको आएगा, इसको ढक दीजिए। जिसका फॉर्मूला आपको चाहिए उसे आप कवर कर दें। आपको भी का चाहिए, आपके सामने क्या दिख रहा है, V इक्वल टू I और R, ये 1 नंबर में हो गया। यदि आपको I का चाहिए तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए V बाय I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। और यदि R का चाहिए तो आपको क्या दिख रहा है, देखें I का, सॉरी यदि आपको R का चाहिए तो क्या आपको दिख रहा है, V बाय I। इस तरह से 3 फॉर्मूला आपके सामने होता है
ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट करें और इसे याद रखें। इसके आधार पर फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, सर्किट में देख करके डाटा इसमें से पुट करना होता है और उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तीनों फॉर्मूला को आप याद रखें। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा और हम लोग ओम्स लॉ के एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे। क्या सभी जगह ओम्स लॉ काम करता है, किसमें काम करता है, किसमें काम नहीं करता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।